हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं किन किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैंने कैसे गिरते मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है और एक अच्छा रिटर्न कमा रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर एक बार जरूर देखें। वो वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में कि सर अगर अभी हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं तो क्या करें, निकल जाए या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। तो आज हम एकदम डिटेल में एक एक चीज देखेंगे इसी फंड के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड में तो आपको निकल जाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू करना चाहिए, या कोई अगर नया इन्वेस्टर है अगर इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो यही सब आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं फंड इन्फो को। तो इसका फंड हाउस है HDFC म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फंड हाउस है। कैटेगरी है इसका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो फंड्स होते हैं जो कि स्मॉल कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्मॉल कैप फंड्स अधिक रिस्की होते हैं, इसीलिए अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तब आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहिए। और स्मॉल कैप फंड्स में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। इस फंड को लॉन्च किया गया था इसके रेगुलर प्लान को 2008 में, यानी कि ये 12 साल से भी अधिक पुराना है। मतलब ये एक प्लस पॉइंट है इस फंड के लिए। इस फंड का AUM है 8645 करोड़ का, जो कि ठीक है। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं चिराग सेतलवद। ये 2014 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और इनके पास कलेक्टिवली टोटल 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 18 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च में और 3 साल का इनका एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग में। इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BSc और MBA किया हुआ है नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो HDFC AMC को ज्वाइन करने से पहले ये ING Barings CNB के साथ काम कर चुके हैं। ये HDFC के कुछ और फंड को मैनेज करते हैं, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड और भी कुछ फंड को ये मैनेज करते हैं HDFC के। इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 से कर सकते हैं और लमसम आप मिनिमम 5000 से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.91% और रेगुलर प्लान का 1.81% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप अपना पैसा 1 साल के अंदर इस फंड से निकालते हैं तो। चलिए पोर्टफोलियो को देख लेते हैं इस फंड के। तो पोर्टफोलियो में हम देखेंगे सबसे पहले एसेट एलोकेशन को। एसेट एलोकेशन को अगर देखें तो यहाँ पर इक्विटी में 94% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है और कैश एंड कैश इक्विटी में 6% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि फंड अपने पास 6% पैसा होल्ड करके रखा है। अब इक्विटी में अधिक इन्वेस्टमेंट होने की वजह से यह फंड थोड़ा अधिक रिस्की हो सकता है, लेकिन अभी हम और भी पैरामीटर्स को देखेंगे तो फिर हम क्लियर कर पाएंगे कि इस फंड में कितना रिस्क है। अब यहाँ पर अगर डेट में इन्वेस्टमेंट किया गया होता है इस फंड में तो इसका एसेट एलोकेशन और भी ज़्यादा अच्छा होता। चलिए पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाइंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और कैटेगरी में 5% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब यहाँ पर जाइंट में फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी कोई फंड जाइंट में अपना इन्वेस्टमेंट करता है पैसा तो उससे फंड का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर बड़ी कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो रिस्क की चांसेस, पॉसिबिलिटी रिस्क का बहुत कम होगा उस फंड के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया तो ये सही नहीं माना जाएगा। लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 4% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया और कैटेगरी में 3% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया। अब यहाँ पर लार्ज कैप में 1% का अधिक इन्वेस्टमेंट है तो ये थोड़ा सा रिस्क को मैनेज कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है इस फंड के लिए। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में कम इन्वेस्टमेंट है कैटेगरी के कंपैरिजन में फंड में, जबकि स्मॉल कैप में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। फंड में 69% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि कैटेगरी में 63% के लगभग ही इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर फंड में 6% का अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है स्मॉल कैप में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड थोड़ा अधिक रिस्की होना चाहिए कैटेगरी के कंपैरिजन में। बट अभी हम और भी पैरामीटर्स को देखेंगे तो हमें ये क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इस फंड में कितना रिस्क है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें अगर आप सब कुछ डिटेल में अच्छे से जानना चाहते हैं इस फंड के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं सेक्टर एलोकेशन को कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो सर्विस सेक्टर में यहाँ पर फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी के कंपैरिजन में। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडियन GDP में 66% के लगभग है और ये सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। केमिकल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। केमिकल सेक्टर अराउंड 8% के CAGR के रेट से केमिकल सेक्टर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब हेल्थ
केयर सेक्टर के ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि पब्लिक हेल्थ पे जो स्पेंडिंग है उसको 2.5% कर दिया जाए इंडियन जीडीपी का 2025 तक। ऑटोमोबाइल सेक्टर में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, टेक्नोलॉजी में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफ़ी तेज ग्रो कर रहा है इंडिया में, और ये अराउंड 13% के रेट से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इंजीनियरिंग में यहाँ पर कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, कॉन्स मेटल्स, इन सब में कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। टेक्सटाइल में भी कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो फंड में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है उसमें अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सब में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। हालांकि सभी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा है। तो सेक्टर एलोकेशन फंड का ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफाइड है कैटेगरी के कंपैरिजन में। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। ये एक कॉन्स एंड ड्यूरेबल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी ने अपना डेट कम किया है कुछ टाइम से। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी कम है, लास्ट के 3 सालों में केवल 8.32% का, लेकिन ये कंपनी काफ़ी तेज ग्रो कर रही है लास्ट के 6 to 7 मंथ से। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये एक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट सेंटर हो गया, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो गया, डेट कलेक्शन हो गया, इस टाइप की सर्विस को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसने काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है 39% के लगभग, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। औरोबिंदो फार्मा में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी एक फार्मा कंपनी है, तो इसने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है लास्ट के कुछ महीनों से, और इसका शेयर का जो प्राइस था 23 मार्च को 294 रुपये था, और 12 अक्टूबर को ये हो गया 834 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है लास्ट के 6 to 7 मंथ में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है टायर्स को, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ये कंपनी बहुत तेज ग्रो कर रही है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है इसका, तो ये भी कंपनी अच्छी है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया गया है परसिस्टेंट सिस्टम में। ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। 3 अप्रैल को इसका शेयर का प्राइस था 474 रुपये, और 5 अक्टूबर को हो गया 1327 रुपये के लगभग। ये एक डेट फ्री कंपनी है। इसने भी काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है 25% के लगभग। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। इसका डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है 34% का। अतुल लिमिटेड की बात करें तो ये एक केमिकल कंपनी है, केमिकल से रिलेटेड चीज़ों को ये करती है, और ये भी एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। इसने भी अपने डेट को कम किया है कुछ टाइम से, और ये भी कंपनी ठीक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी अच्छा है 48% के लगभग, और ग्रोथ इसका लेकिन लास्ट के 6 मंथ से डाउन है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल में इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, और ये भी ठीक कंपनी है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये सभी टॉप 10 होल्डिंग्स काफ़ी अच्छे हैं। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स इसमें 75 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक अधिक है थोड़ा सा, तो इससे फंड मैनेजर को प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि चिराग सेतलवत एक काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसे मैनेज करने में, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, ओवर डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है इस फंड के लिए। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 33.50% है। अब यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन अधिक होता, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो टॉप 10 होल्डिंग्स है वो सभी अच्छे हैं, तो अगर अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो यहाँ पर फंड में रिस्क कम होता और रिटर्न भी अधिक बढ़ जाता। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि 33.50% भी ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। टॉप 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% का है, मतलब कि सर्विसेज, केमिकल्स और हेल्थ केयर, ये जो टॉप 3 सेक्टर हैं इसमें फंड का 40% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अब इन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, तो फंड को एक अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्न रेशियो काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है, और ये मेनली स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। चलिए अब इस फंड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेलिंग रिटर्न को। ट्रेलिंग रिटर्न को अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो जब से फंड लॉन्च हुआ है लगातार इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है काफ़ी बड़े अंतराल से, लेकिन 2014 के बाद कुछ टाइम पीरियड के 2014 के कुछ टाइम पीरियड बाद यहाँ पर थोड़ा सा कम डिफरेंस से बीट किया है। फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली ये लगातार ही बीट करता गया है अपने बेंचमार्क को। तो ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में ये फंड ठीक है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 14 में फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में। हालांकि 15 में बेंचमार्क से तो अच्छा परफॉर्म किया है, बट कैटेगरी से थोड़ा सा कम है। 16 की बात करें तो 16 में अच्छा परफॉर्म किया है, 17 में अच्छा परफॉर्म किया है, 18 में भी अच्छा परफॉर्म किया है, और 19 की बात करें तो 19 में भी अच्छा परफॉर्म किया है फंड ने।
तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न अच्छा है। चलिए अब ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न को देख लेते हैं। तो 3 मंथ के टाइम पीरियड में फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क ने 18% के लगभग रिटर्न दिया है। 6 मंथ के टाइम पीरियड की बात करें तो 6 मंथ के टाइम पीरियड में फंड का रिटर्न ठीक है, बेंचमार्क से तो कम है लेकिन कैटेगरी के लगभग बराबर ही है। 1 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में फंड का अगेन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में लेकिन फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है 10% के लगभग, जबकि कैटेगरी ने 8% और बेंचमार्क ने 4% के लगभग रिटर्न दिया। 7 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 7 ईयर के टाइम पीरियड में फंड का रिटर्न कैटेगरी से तो कम है लेकिन बेंचमार्क से अच्छा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न भी ठीक है। चलिए अब अपनी लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी और बेंचमार्क से कम है। बीटा की बात करें तो बीटा कैटेगरी का और फंड का बराबर ही है। अब अल्फा की अगर हम बात करें तो अल्फा यहाँ पर फंड का और कैटेगरी का दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पर अराउंड 0.5% के लगभग यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर अगर हम देखें सार्फ रेशियो को, तो सार्फ रेशियो यहाँ पर फंड का अधिक है। तो मतलब कि इस फंड में रिस्क कैटेगरी के बराबर है लेकिन रिटर्न कैटेगरी से थोड़ा सा अधिक है। तो अब अगर हम इस फंड के कंक्लूजन की बात करें तो अगर हम इसका एनुअल रिटर्न देखें तो साल 2016 से इस फंड ने लगातार ही अच्छा परफॉर्म किया है, या तो अपने कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट किया है या उनके बराबर ही रहा है। तो इस मामले में ये फंड सही दिख रहा है। ट्रेलिंग रिटर्न में भी 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, अपने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है इस फंड ने। देखिए अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको उस फंड के फंड मैनेजर पर भरोसा रखना चाहिए। और अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर की तो चिराग सेतलवाद एक बेहतरीन फंड मैनेजर है और उनके पास हमें सरप्राइज करने की कैपेबिलिटी है। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये दिखता है इस फंड में कि चिराग सेतलवाद को अपने इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी भरोसा है, इसीलिए इस फंड का टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी कम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिस्टर चिराग सेतलवाद इस फंड के साथ काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं और इस चीज़ का फायदा इस फंड को जरूर मिलना चाहिए आगे। देखिए स्मॉल कैप मार्केट को ड्रास्टिकली बीट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसके साथ साथ इसमें रिस्क भी उतना ही होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें तो सोच समझकर ही प्लानिंग के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये जितना तेज नीचे आता है उतना ही तेज ऊपर भी जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये फंड अपने 52 वीक लो से 40% या 50% ऊपर आ गया है अभी कुछ टाइम पहले ही। इसीलिए अगर आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप इस फंड के साथ बने रह सकते हैं। और देखिए इसको अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए नए लोग को मैं कहूंगा कि उनके लिए बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने टॉप 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड पर एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने टॉप स्मॉल कैप फंड्स बताए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये डिटेल रिव्यू एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। अगला रिव्यू आप किस फंड पर चाहते हैं या आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको अपना राय बता सकूं आपके फंड के बारे में। आप चाहें तो कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए हमारे नए चैनल फाइनेंस मास्टरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।